नमस्कार दोस्तों, मैं अंजनी कुमार गुप्ता संत जोसेफ स्कूल की तरफ से अध्याय 3 फ्रांस की क्रांति। इसके अंतर्गत अब हम लोग फ्रांस की क्रांति के परिणाम के बारे में जानेंगे कि फ्रांस की क्रांति जो थी वो विश्व की एक प्रमुख घटना थी और इस क्रांति ने पूरे विश्व को प्रभावित किया, क्योंकि इस क्रांति के फलस्वरूप जो राजतंत्र है वो पूरी तरीके से समाप्त हो गया और नया गणतंत्र की व्यवस्था इस क्रांति के फलस्वरूप पूरे विश्व में और साथ साथ में यूरोप के साथ साथ पूरे विश्व में भी प्रारंभ होने लगी। तो इसके जो प्रमुख कारण थे, सामंती व्यवस्था की समाप्ति। तो जैसे फ्रांस या विश्व के अन्य देशों में सामंती व्यवस्था थी या पुरातन व्यवस्था थी, जिसके तहत राजा का परिवार ही उसका उत्तराधिकारी होता था, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो उच्च पदों पे अधिकारी हुआ करते थे उनके जो पुत्र थे या उनकी अगली पीढ़ी के लोग ही उसके उत्तराधिकारी हुआ करते थे। ऐसी प्रथाएं फ्रांस की क्रांति के फलस्वरूप समाप्त हो गई। उसके बाद आता है राष्ट्रीय चेतना का विकास। फ्रांस की क्रांति के फलस्वरूप लोगों के अंतर्गत राष्ट्रीय चेतना की भावना जागृत होने लगी। जैसे राजतंत्र था तो लोगों को ये आभास हुआ करता था कि हम राजा के गुलाम हैं और जिंदगी भर राजा के गुलाम ही रहेंगे। तो जिसके कारण लोगों के अंदर राष्ट्र के प्रति अपनी कोई विशेष भावना नहीं हुआ करती थी। जो राजा के दरबारी हैं या फिर जो राजा के सैनिक हैं वही व्यक्ति राज्य के बारे में सोचते थे या उसका चिंतन करते थे। लेकिन फ्रांस की क्रांति के फलस्वरूप वहां के फ्रांस के हर एक व्यक्ति के मन के अंदर राष्ट्र के प्रति चेतना या राष्ट्रीय चेतना की भावना जागने लगी, क्योंकि फ्रांस की क्रांति के फलस्वरूप जब गणतंत्र लागू हो गया तो वहां पे लोगों को ये लगा कि मैं भी इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता हूँ, राष्ट्रपति बन सकता हूँ या इस देश का राजा बन सकता हूँ। तो सभी लोगों के अंतर्गत राज्य के प्रति राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई। व्यक्ति के महत्व का बढ़ना। फ्रांस की क्रांति के पहले जो फ्रांस के अंदर था कि वहां पे राजा का, पादरी का या फिर कुलीनों का और जमींदारों का महत्व अधिक हुआ करता था और सामान्य जनता का कोई भी विशेष महत्व नहीं हुआ करता था या उनके पास कोई भी विशेष अधिकार नहीं हुआ करता था। लेकिन फ्रांस की क्रांति के फलस्वरूप राजा हो गया, राजा, उसके रिश्तेदार, सामंत, पादरी और जमींदार, इन सभी व्यक्तियों के विशेष अधिकार को समाप्त कर दिया गया और गरीबों के बराबर ही उनके अधिकार दिया गया। नागरिक स्वतंत्रता की स्थापना, यानी कि फ्रांस की क्रांति के फलस्वरूप सभी नागरिक अपने आप को स्वतंत्र समझने लगे और जैसे पहले की व्यवस्था के अंतर्गत था कि वो राजा के विरोध या हम कह सकते कुलीनों और जमींदारों के विरोध किसी भी प्रकार का विरोध नहीं प्रदर्शित कर सकते हैं या उनके खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते हैं। लेकिन स्वतंत्रता के बाद सभी व्यक्ति बिल्कुल ही समान हो गए, स्वतंत्र हो गए, उनमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं। समाजवाद का आरंभ। फ्रांस की क्रांति के फलस्वरूप ही समाजवाद की भावना लोगों के मन के अंदर जागी। इसके पहले समाजवाद की भावना के बारे में कोई भी हमें इतिहास नहीं मिलता है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो जोकोविन का शासन था उन्होंने अमीरों और गरीबों के बीच में जो भेद था उसको पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया था, क्योंकि चर्च की भूमि, कुलीनों की भूमि, जमींदारों की भूमि और इनकी संपत्ति को उन्होंने जब्त कर लिया। जब्त करने के बाद अमीर और गरीब को बिल्कुल ही बराबर कर दिया था। तो समाजवाद की भी भावना जो विश्व में प्रचलित हुई उसका प्रमुख कारण भी फ्रांस की क्रांति ही है। शैक्षणिक व्यवस्था में परिवर्तन। फ्रांस के अंतर्गत था कि पहले जो शिक्षा की जो व्यवस्था थी वो पोप के पास थी या चर्च के पास थी, लेकिन स्वतंत्रता के बाद इस व्यवस्था को चर्च के पास से ले लिया गया और इसकी सारी जिम्मेदारी या सारी सुविधाएं या जो भी इससे संबंधित कार्य है उसकी सारी व्यवस्थाएं सरकार करने लगी या वहां की असेंबली ने इसकी जिम्मेदारी उठाई। वाणिज्य और व्यापार में वृद्धि। जैसे फ्रांस के अंदर पुरातन व्यवस्था के अंतर्गत जो जितने भी कर हुआ करते थे आम जनता के ऊपर लगता था या वहां के व्यापारियों के ऊपर लगता था और जमींदार, कुलीनों और राजा के
परिवार के ऊपर तथा साथ साथ में पोप के ऊपर किसी भी प्रकार के कर नहीं लगाए जाते थे। लेकिन जैसे ही फ्रांस आजाद हुआ तो वहां पे आजाद होने के बाद इन व्यापारियों के ऊपर से जो अतिरिक्त कर लगा करता था उसको समाप्त कर दिया गया और मुक्त व्यापार की नीति को अपनाई गई, जिसके फलस्वरूप फ्रांस के अंदर उद्योग धंधों का भी विकास हुआ और व्यापार और वाणिज्य में भी बहुत अधिक मात्रा में वृद्धि हुई। नया राष्ट्रीय कैलेंडर फ्रांस के अंतर्गत, फ्रांस के आजाद होने के बाद और गणतंत्र होने के बाद वहां पे अपना ऋतुओं के अनुसार एक राष्ट्रीय कैलेंडर को तैयार किया गया और उसमें 12 महीने में उसको विभाजित किया गया और इस कैलेंडर को 22 सितंबर 1792 ईस्वी को उसके संविधान लागू हुआ था। उस दिन इसको पारित किया गया या लागू किया गया। इसके साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है दोस्तों। धन्यवाद।